आपको बताएं कि यूपी का एक गुंडा जो कि 70 के दशक में अपराध की दुनिया में कदम रखता है और देखते ही देखते जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है। उस पर जितने मुकदमे दर्ज हुए उसका कद उतना ही बड़ा हो गया। सियासी कॉकटेल के जरिए वो बन गया इलाके का बाहुबली। जो कभी गली का गुंडा था आज माननीय हो गया। आज हम आपके सामने इस विधायक की क्राइम हिस्ट्री खोलने जा रहे हैं जो सफेद पोश है, लेकिन कितने के खून से इसके हाथ सने हुए हैं ये शायद ही कोई जानता हो। 71 मुकदमों वाला विधायक, अपराध की दुनिया का बादशाह, कानून की गिरफ्त से दूर, गुंडा विधायक पर कार्रवाई कब? भदोही की ज्ञानपुर सीट से निर्दलीय विधायक विजय मिश्रा हैं। जिले में इनकी तूती बोलती है और अपराध से विधायक जी का पुराना रिश्ता है। पुराना रिश्ता ही नहीं, विधायक जी पर हत्या, लूट, डकैती जैसे 71 मामले दर्ज हैं, यानी शतक से मात्र 29 कदम दूर। जिले में विधायक का ऐसा रसूख कि कोई भी विधायक जी पर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि विधायक जी के पास विधायकी है। विधायकी का मतलब समझते हैं ना, सत्ता में है, और सत्ता का ऐसा नशा कि विधायक जी अपना आपा खो देते हैं। अरे इतना ही नहीं, जान भी ले लेते हैं। पहले विधायक जी का वायरल ऑडियो सुनिए, जिसमें ज्ञानपुर के विधायक अज्ञानता भरे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। बनियागिरी कर रहे, बनियागिरी कर रखा है। मैं गया था, पुराना लगा था, ये ट्रांसफर वो ट्रांसफर, उद्घाटन में जाता है। फोटो वीडियो कैसेट नहीं होता मेरे लिए। तिवारी आए लेंगे, हमसे ठीका ले लेंगे, भागते यहाँ से तेजी काटू गाजीपुर कहाँ सिफारिश लगाए। ब्रजेश सिंह कहल हम लगे तो साझम कब 1920 पर हम ले नहीं कर, मतलब ले रहेगा, शुक्ला जी से रोके रहे। तो कह रहे चाहे इतना पैसा ले लेंगे, शुक्ला जी नहीं ले पाऊंगे, तो एक दिन की रिपोर्ट आवत रही मेरे, ये तो कह दे रहे। श्री राम से रिश्तेदार रहे, नमस्कार आवाज दे रहा हूँ, नमस्कार ही दे रहा। हम अंग्रेजी बोले थे, उद्घाटन करे तो कुत्ता का देगा क्या करे, नारिये फोड़ जाता थे। जहां मिले बिना रेले तो छोड़ब न, सीधे उल्टा कर चीरू की पता सर बनियागिरी तो फालतू बात कर रहा था। मैं नहीं लगाया, वो लगाया, वो पैसा वहां था, ट्रांसफर कर दिया। ये तो मात्र एक वायरल ऑडियो है। विधायक जी की कुंडली खंगालेंगे तो अपराध जगत में ऐसा कोई जुर्म नहीं है जो विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड में 4 चांद न लगाता हो। विधायक जी ने एक बार फिर वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। भदोही के टोल प्लाजा मालिक गोपाल कृष्ण महेश्वरी से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद गोपाल कृष्ण महेश्वरी ने पुलिस को धमकी और गाली गलौज देते हुए ऑडियो सौंपा। कहा, सुन लीजिए, विधायक जी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बनियागिरी कर रहे, बनियागिरी कर रखा है। मैं गया था, पुराना लगा था, ये ट्रांसफर वो ट्रांसफर, उद्घाटन में जाता है। फोटो वीडियो कैसेट नहीं होता मेरे लिए। तिवारी आए लेंगे, हमसे ठीका ले लेंगे, भागते यहाँ से तेजी काटू गाजीपुर कहाँ सिफारिश लगाए। ब्रजेश सिंह कहल हम लगे तो साझम कब 1920 पर हम ले नहीं कर, मतलब ले रहेगा, शुक्ला जी से रोके रहे। तो कह रहे चाहे इतना पैसा ले लेंगे, शुक्ला जी नहीं ले पाऊंगे, तो एक दिन की रिपोर्ट आवत रही मेरे, ये तो कह दे रहे। श्री राम से रिश्तेदार रहे, नमस्कार आवाज दे रहा हूँ, नमस्कार ही दे रहा। हम अंग्रेजी बोले थे, उद्घाटन करे तो कुत्ता का देगा क्या करे, नारिये फोड़ जाता थे। जहां मिले बिना रेले तो छोड़ब न, सीधे उल्टा कर चीरू की पता सर बनियागिरी तो फालतू बात कर रहा था। मैं नहीं लगाया, वो लगाया, वो पैसा वहां था, ट्रांसफर कर दिया। पुलिस ने ऑडियो की जांच की और जांच में विधायक जी जिस मर्यादित शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे वो पुलिस से भी नहीं सुना गया। पुलिस ने फौरन विधायक जी पर गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पूरा प्रकरण ये है कि ज्ञानपुर विधायक जो विजय मिश्रा जी हैं, उन्होंने टोल प्लाजा का जो मालिक है गोपी कृष्ण माहेश्वरी, उसको फोन पर धमकी दी जान से मारने की, क्योंकि टोल वो ले नहीं पाए अपने लोगों के माध्यम से, जिनके नाम से वो लेना चाहते थे, और ये टोल ले लिया गोपी कृष्ण माहेश्वरी ने। उसमें उन्हें धमकी दे रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों कर लिया। वो इस पर मुकदमा लिखाने को तैयार नहीं है। ये ऑडियो क्लिप मुझे मिली है, मुझे मतलब पुलिस विभाग को मिली
तो इस पर हमने बीट सूचना लिखवाई थाना औराई में। इंस्पेक्टर औराई द्वारा इसकी जांच की गई और तत्पश्चात इनके खिलाफ गुंडा की कार्रवाई की गई है। सलाखों के पीछे कब होगा गुंडा विधायक? एसपी साहब, विधायक विजय मिश्रा पर यह कोई पहला केस नहीं है। एक के बाद एक 71 केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अब तक विधायक जी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ज्ञानपुर का यह गुंडा विधायक कब तक खुलेआम घूमता रहेगा? पुलिस विधायक विजय मिश्र पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, और करेगी तो कब? मतलब गुंडा विधायक सलाखों के पीछे कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो 71 मुकदमों वाला विधायक, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार जो कार्रवाई है वो कब होगी? इस बीच ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। लक्ष्मी नारायण जी, हमने सुना है कि कानून के हाथ तो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों तक कानून के हाथ क्यों नहीं पहुंच पाते? आप बेहतर समझ पाएंगे क्योंकि आप इस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। क्या बड़ी वजह मानते हैं कि ये जो विधायक हैं इन तक कानून के हाथ नहीं पहुंच पाते और बहुत छोटे नजर आते हैं ऐसे केसेस में? देखिए प्रिया जी, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को हमारी न्यायिक व्यवस्था और भारतीय राजनीति की कृपा रहती है। ये जितने भी गुंडे बड़े होते हैं ये किसी न किसी पार्टी में अल्टीमेटली चले जाते हैं। सभी केसेस में कभी गिरफ्तारी इनकी ज़रूर होती है, ये जेल भी जाते हैं और जेल जाने के बाद न्यायिक प्रक्रिया के कारण छूट करके वापस आते हैं, या तो जमानत पर और या फाइनली रिहा हो जाते हैं। हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है इसमें इतनी ज़्यादा खामियां हैं, कानून में इतनी कमियां हैं जिसका ये सभी लोग फ़ायदा लेते हैं, और दुर्भाग्य ये है कि इन कमियों को दूर करने का कोई राजनीतिक दल वास्तविक प्रयास नहीं करता है, और ऐसे ही लोगों को हमारी भारतीय राजनीति में स्थान भी मिलता है। यह जो विजय मिश्रा जी हैं ये पहले और पार्टियों में रह चुके हैं, आज एक दूसरी पार्टी में आ गए हैं। तो पार्टियां जब इनको लेती हैं तो उनके पास इनका पूरा आपराधिक इतिहास भी रहता है, लेकिन स्वेच्छा से इनको लेते हैं, खुशी खुशी लेते हैं और टिकट भी देते हैं। तो इसमें किसको दोष देना चाहिए? नेचुरली हमारी भारतीय राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत इस तरह के लोगों को हम बहुत तरीके से आदर देते हैं और इनको हम अपने ही सिस्टम में इनको लाते हैं, और ला करके हम फिर दोष देते हैं कि इसमें इसकी गलती हो गई और उसकी गलती हो गई। आज जो ये गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है, गुंडा एक्ट तो बहुत ही साधारण टाइप का एक्ट है टेक्निकली देखा जाए तो, और भी बहुत से अपराधों में ये लिप्त रह चुके हैं, लेकिन उसमें इनको सजा नहीं हुई। अल्टीमेटली वही होता है कि गवाह मुकर गए। अब 10 साल बाद केस चलेगा तो गवाह तो मुकरेगा ही, गवाह को भी अपनी ज़िंदगी का तो खतरा रहता ही है। तो ये पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई है, और इस पर किसी प्रकार का विश्वास करना अपने साथ धोखा देना है, अपने सिस्टम के साथ धोखा देना है। तो मेरा तो यही कहना है कि जब तक इस सिस्टम को परिवर्तित नहीं किया जाएगा, पूरी तरह इसमें जो है नियमों को सही प्रकार से व्यवहारिकता के धरातल पर नहीं लाया जाएगा, तब तक इससे निजात पाना बहुत मुश्किल है। लक्ष्मी नारायण जी, यहाँ पर आप एक चीज़ समझाइए, क्योंकि आपने तमाम चीज़ों को देखा है, आप उस व्यवस्था का हिस्सा रहे जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है, आपने क्या महसूस किया है कि क्या एक दबाव रहता है और इस वजह से पुलिस के हाथ भी ऐसे केसेस में बंध जाते हैं और इस वजह से इनको इनके किए कि गुनाह नहीं मिल, सजा नहीं मिल पाती? नहीं प्रिया जी, ऐसा बहुत कम मामलों में हो सकता है जी, मैं पूरी तरह डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है। जब मुकदमा लिखा जाता है पुलिस पूरी तरह कार्रवाई करती है, ये जेल भी जाते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि जो हमारा एविडेंस एक्ट है ये ब्रिटिश पीरियड का बनाया हुआ है। जो हमारी सीआरपीसी है, यद्यपि 1973 में इसको अमेंड कर दिया गया था, इसको नए तरह से लाया गया था, लेकिन फिर वही बात है, ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल वाली स्थिति हो गई। ये सारे कानून ब्रिटिश पीरियड के हैं, और आप जानते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में जो कानून बने थे वो 2 कारणों से बनाए गए थे। एक तो ब्रिटिश सत्ता को बनाए रखना और दूसरा भारत का लूट करना। और ये चूंकि प्राविधान इसी प्रकार से बनाए गए थे कि हम बड़े लोग इसमें बचते रहें, और परिणाम यही आज भी हो रहा है कि जिनके पास धन है वो इस प्रकार की व्यवस्थाओं से बच जाते हैं। कि एक तो न्यायिक प्रक्रिया में अजीब तरह की व्यवस्थाएं हैं
जिसके कारण एविडेंस एक्ट पूरी तरह से सक्षम ही नहीं है ऐसे लोगों को डील करने के लिए, लेकिन फिर भी इस पे अमेंडमेंट नहीं किया जाता। मैं आपको बताऊं, यही ब्रिटिश कानून के अंतर्गत फॉरेन में, इंग्लैंड में हमारे पुलिसकर्मी की गवाही बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, वही भारत में पुलिसकर्मी की गवाही का कोई महत्व नहीं है। जी। पुलिस का न्यायपालिका में कोई रोल ही नहीं बचता है। विवेचना कर दी गई है, एविडेंस कलेक्ट कर लिए गए हैं, लेकिन इसके बाद उनका कोई महत्व नहीं है। अगर कोई गवाह आकर के कह दे कि हमें कुछ नहीं मालूम, सारी बात वहीं खत्म हो जाती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको पूरी तरह बदलने की जरूरत है। और बड़ी बात आप कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी की, पूरे सिस्टम को यहाँ पर बदलने की जरूरत है, तभी जाकर ये जो परिस्थितियां हैं वो बदलेगी। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसके बीच नूतन ठाकुर हमारे साथ समाज सेविका भी मौजूद है। नूतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। जी नूतन जी, क्योंकि आप एक समाज सेविका हैं, आप तमाम चीज़ों को समझती हैं। देखिए, कोई पहला मामला नहीं है और ना कोई दावे के साथ कह सकता है कि ये कोई आखिरी मामला हो, लेकिन क्या वजह आप इसे मानती एक समाज सेविका के तौर पर कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो विधायक हैं, वो बाहुबल के आधार पर यहाँ तक पहुँच जाते हैं और उन्हें इस बात का किसी का खौफ नहीं है कि यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ भी है? मैं कहूँगी कि ये मतलब एक बहुत बृहद प्रश्न है, और कोई भी जो बाहुबली है वो एक दिन में बाहुबली पैदा नहीं होता है। मैं कहूँगी सिस्टम के उनको पैदा करता है। ये कहा जाता है कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर देखिए तो लंबे तो हैं, लेकिन साथ ही उतने ही छोटे हैं। लंबे वहाँ है जहाँ तक कानून पहुँचना चाहता है, पुलिस पहुँचना चाहती है, बखूबी पहुँच जाती है, लेकिन जहाँ अगर नहीं पहुँचना चाहती है वहाँ तो आंखें बंद कर लेती है, और शायद उसी का नतीजा इनके जैसे बाहुबली पैदा होते हैं। अभी कुछ दिन पहले विकास दुबे का मामला देखिए, या ये मामला देखिए, इतने मुकदमे दर्ज हैं। आखिर जब ट्रायल में जाता तब पुलिस ने एविडेंस क्यों नहीं इकट्ठा कर पाती? क्योंकि हमारे एविडेंस एक्ट में भी तमाम प्रावधान है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस की जिम्मेदारी और ड्यूटी होती है। अगर सही तरीके से देखना हो, गवाह प्रोड्यूस किए जाए तो निश्चित रूप से इनको सजा भी मिलेगी। और जो ज्यादातर जो अपराधी हैं वो राजनीति में जब पैक करते हैं और फिर विधायक सांसद होते हैं, उसके बाद उनके ऊपर हाथ डालना पुलिस के लिए और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कल ये माननीय हो जाते हैं, कल जिनके अपराध के लिए वो ढूंढ रहे होते हैं उन्हीं की सुरक्षा में लगे होते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राजनीति की हमारे यहाँ एमपीएलए कोर्ट भी बनी कि इनका फास्ट ट्रायल हो, लेकिन स्थिति कभी वही है जब तक शासन और पुलिस का विल पावर इतना मजबूत नहीं होगा कि वो निष्पक्ष होकर ऐसे लोगों पे एक्शन कर पाए। क्योंकि जो बाहुबली होते हैं वो भी सत्ता आती है, सरकार आती है, उनके साथ को लेते हैं। जैसे कहते हैं जैसे शिक्षा भी निर्दलीय विधायक है, लेकिन अभी भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब आप पॉलिटिकल पार्टी जो पार्टी पावर होती है उनमें जब ऐसे लोग घुस जाते हैं तो पुलिस भी दबाव महसूस करती, प्रॉपर कार्रवाई नहीं होती, और जिन लोगों को पीड़ित होते हैं, जैसे इस मामले में जो ऑडियो बता रहे थे, बाद में जिनको धमकी दी है वो शिकायत करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। जाहिर है उनको ये फेक नहीं है कि हम शिकायत करेंगे तो पुलिस हमारी सुरक्षा कराने लेगी, और जो जान से मारना ही नहीं है। ऐसे में पावर का मिसयूज कई बार होता है, क्रिमिनल केसेस में भी कई लोग आपसी राजनीति में फंसाए जाते हैं, कानून का दुरुपयोग भी होता है। पावरफुल व्यक्ति है वो करते हैं तो लोग इससे भी डरते हैं और सामने नहीं आना चाहते हैं। शायद ये वजह भी है कि आम लोगों के डर का खौफ का पड़ना है। चलिए, तो आम लोगों में डर की स्थिति भी जो है वो देखने को मिलती है हमारे साथ, क्योंकि आपने जिक्र किया कि पुलिस में विल पावर की भी कमी और इस वजह से भी कार्रवाई नहीं हो पाती। इसका जवाब भी ले लेते हैं, हमारे साथ मौजूद भी हैं पूर्व IPS लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी नारायण जी, देखिए, नूतन जी का तो साफ तौर पर कहना है कि एक समाज सेविका के तौर पर वो ये महसूस करती हैं कि दरअसल विल पावर की कमी है पुलिस के भीतर, इच्छा शक्ति नहीं है। आप तो इस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं, आपने तमाम चीज़ों को देखा है। आप क्या समझ पाते हैं कि क्या अगर विल पावर भी हो तब भी क्या पुलिस उस हद तक काम कर पाती है, या फिर इसके अलावा भी कई सारी जो दिक्कतें हैं वो इस दरमियान पेश आ पाते हैं? देखिए, बात यहाँ विल पावर की उतनी नहीं है जितनी लीगल प्रोविजंस की है जी। आप देख लीजिए, इनके जो 71 मुकदमे उसमें से कितनों में आरोप पत्र गया है? अधिकांश में आरोप पत्र गया होगा। बाकी प्रक्रिया आरोप पत्र के बाद न्यायालय की आ जाती है। न्यायालय में जो प्रक्रियाएं शुरू होती हैं वो इतना वक्त ले लेती हैं कि सामान्य रूप से गवाह या तो डर चुका होता है, या मैनेज हो चुका होता है, ब्राइब्ड हो चुका होता है, अथवा वो किसी कारण से उपलब्ध नहीं रहता है।
न्यायिक प्रक्रिया में हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पुलिस का एक्शन अंडर लीगल सेक्शंस हो जाता है और उसका बहुत कम रोल होता है, क्योंकि उसमें क्या है, गिरफ्तारी करना है और गिरफ्तारी करके जेल भेजना है और जो एविडेंसेज हैं उनके आधार पर आरोप पत्र लगा देना है, और वह कार्रवाई सामान्यतः 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाती है। आप चेक कर लीजिए इस बात को कि जितने बड़े बड़े अपराधी हुए हैं, इसमें से अधिकांश मामलों में आरोप पत्र गया होगा न्यायालय में, लेकिन दुर्भाग्य वहीं पर फंस जाता है जाकर के कि न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत उनको जमानत मिल जाती है, छूट जाते हैं, पैरोल पे चले आते हैं। ये सारी प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं पर हमारी न्यायिक खामियां हैं जिनको दूर किए जाने की आवश्यकता है। दोषारोपण मात्र से बात हो नहीं पाएगी, दोषारोपण से कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, हमें उस दोष को दूर करने की जरूरत है। यह इस तरह के जो शब्द हैं, इच्छा शक्ति की कमी अथवा जो है अन्य चीजों का, इस प्रकार से इसका कोई बहुत ज्यादा लॉ के अंतर्गत रोल नहीं है, क्योंकि इच्छा शक्ति कमी होना या ना होना इस पे कोई अपराध होता नहीं है। तो लेट अस कम फॉरवर्ड टू अमेंड द प्रॉपर लॉ। आप लॉ पे बात करिए, चीजों को समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ जो है पुलिस अधिकारी जो है नेताओं से मिल जाते हैं, नेताओं से मिले रहते हैं, उनके अपराधों पर थोड़े दिनों तक पर्दा डालते हैं, लेकिन फिर वो हट जाते हैं। हटने के बाद दूसरी सरकार भी आती है, दूसरी कार्रवाइयां भी होती हैं। मैंने कहा ना, जैसे कि विजय मिश्रा जी बहुत सी सरकारों में रह चुके हैं, बहुत सी पार्टियां ज्वाइन कर चुके हैं, तो हर एसपी तो हर पार्टी से जुड़ा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हमें सोचने की जरूरत है कि हम मूल चीजों पे अटैक करें, न कि सुपरफिशियल चीजों पे अटैक करें। थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया है कि यहाँ पर अगर इच्छा शक्ति भी होती है लेकिन कुछ खामियां हैं जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, तभी जाकर इन तमाम ऐसे लोग हैं उन पर नकेल कसा जा पाएगा। नूतन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नूतन जी, कितना सहमत हैं आप जिस तरीके से लक्ष्मी नारायण जी ने कहा कि देखिए इच्छा शक्ति तो होती है लेकिन वो चीज़ जो है वो बहुत बाद में आती है, पहले उस प्रक्रिया को भी दुरुस्त करना होगा। इसके अलावा क्योंकि कई केसेस ऐसे भी निकल कर सामने आए हैं जहाँ पर गवाहों ने गवाही देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो ऐसे में केस कहीं ना कहीं कमज़ोर हो पाता है और इस वजह से भी ऐसी परिस्थितियाँ निकल कर सामने आती है कि ऐसे जो विधायक हैं, ऐसे जो लोग हैं वो आसानी से बच जाते हैं। इसके बाद आप इस पूरी प्रक्रिया को किस तरीके से देख पा रही हैं और आगे आपके हिसाब से क्या कुछ बदलाव होने की ज़रूरत है यहाँ पर? जो प्रक्रियागत खामी है उसको निश्चित रूप से कई जगह चीजों को सुधारने की जरूरत है, लेकिन मैं नहीं समझती कि आज भी हमारे यहाँ न्यायिक प्रणाली इतनी कमजोर है कि वो अपराधी को सजा नहीं दिला पाए। जैसे जो बात लक्ष्मी नारायण जी ने कही है, अगर उसके दौर हो जाएगी जहाँ पुलिस चार्जशीट सबमिट भी कर देती है तो विवेचना भी पुलिस ही करती है। कोर्ट के पास जो एविडेंस डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको तौलती है, उसके अनुसार सजा देती है और ये कहना है कि कोर्ट छोड़ देती है। जब अगर जिनको साक्ष्य इकट्ठा करने की जिम्मेदारी है, गवाह ढूंढते नहीं, वो अपनी बात पे अड़े रहे कि जो पीड़ित है अगर सही गवाही है, पीड़ित को पीड़ित है, उसके कमरे में दर्द भी है, वो कहीं ना कहीं है खाता है, चुप हो जाता है, उसको पुलिस ये भरोसा नहीं दिला पाती है कि वो सही गवाही है, उसकी पुलिस सुरक्षा भी पुलिस की जिम्मेदारी है गवाहों की। वहाँ अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी में फेल करती है, सही गवाह नहीं दिलाती है, कई बार आप अगर ट्रायल कोर्ट में जाइए तो तमाम पुलिस वालों ने सरकारी अफसर जो है उनकी गवाही के लिए वो कदम उठाते पड़ती जाती है। अभियोजक सरकार की तरफ से पक्ष रखना काम होता है, तो अगर अभियोजक प्रॉपर तरीके से सरकार का केस करे, गवाहों को समय में प्रोड्यूस करे तो मामला लंबा नहीं खींचेगा। क्योंकि होता है जब गवाह की पेशी होती है, गिरफ्तारी के लिए मामला बढ़ते जाता है और वो कहते हैं कि वक्त कई बार गवाहों को भर देते हैं, अगर आदमी की अपनी मजबूरी होती है तो कई बार गवाह चुप हो जाते हैं, डर वाला नहीं बोलते हैं। ऐसे में जो काम आता है वो साइंटिफिक एविडेंस अगर अपनी विवेचना का पुलिस जितने ज्यादा वैज्ञानिक साक्ष्यों को रखने भी उतना ही मजबूत केस बनेगा और अपराधी को सजा दिला पाएंगे। क्योंकि सजा दिला पाने में पुलिस के जो विवेचक होते हैं उन्होंने किस तरीके से विवेचना की है, क्या अभिलेख रखे हैं, साक्ष्य रखे हैं, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और दुर्भाग्यवश विवेचना अगर आप किसी भी केस की देते हैं तो बहुत ही सटीक तरीके से होती है, कुछ मामलों को छोड़ देंगे तो ज्यादातर
रूटीन मामले में रूटीन तरीके से भी बेचना होती कई दफा ऐसे मिल जाते हैं, होते ही है, तो वहां जाके कोर्ट में केस टूट जाता है। इसलिए मैं नहीं कर सकती कि केवल न्यायालय में रोक देना कि डिले होता है इसी वजह से अपराधी छूट जाते हैं। बेल तभी मिलती है जब पुलिस खुद साक्ष्य कोर्ट के सामने नहीं रख पाती, प्रॉपर तरीके से अपोज नहीं करती है। अगर पुलिस अच्छे से केस प्रेजेंट करे तो तमाम बेल कोर्ट खारिज भी करती है। तो मुझे लगता है सारा चीज कोर्ट में छोड़ देनी चाहिए। जब इनिशिएशन होगा पुलिस थाने से होता है, विवेचन से होता है, वहां मजबूत करने की सिस्टम को जरूरत है। चलिए ठीक है, यानी कि उस सिस्टम को मजबूत करने की कोई ज़रूरत है यहाँ पर। लेकिन आपने जो सवाल उठाया है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, पुलिस अगर चाहेगी तो ज़रूर ऐसे लोगों को सज़ा मिलेगा। बातचीत भी कर लेते हैं क्योंकि लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मी नारायण जी, जो कह रही हैं नूतन ठाकुर जी, आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, मैं कह चुका हूँ उसी बात को। नूतन जी की बात बहुत स्पष्ट इसलिए नहीं हो पा रही थी कि कुछ साउंड में इको है शायद, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं सुन पा रहा था उनको जी। लेकिन जो उनका जो फोकस है कि इच्छा शक्ति और पुलिस चाहे तो कर ले, तो ये 19 मतलब लगभग 30 साल से इनका आपराधिक कार्यक्रम शुरू हुआ था विधायक जी का। तो क्या लगता है कि 30 साल में एक भी ईमानदार और ढंग का अफसर ना आया होगा जिले में? ये बात ज़रा थोड़ी सी तो दिक्कत वाली है ही है। असली प्रॉब्लम वही है कि हमारा जो लॉ है वो ब्रिटिश राज का लीगेसी है, और ब्रिटिश राज का, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, कि उसका उद्देश्य कुछ और था। और अब हमें नए कानूनों की ज़रूरत थी, लेकिन दुर्भाग्यवश हमने नए कानून नहीं बनाए, और न कानून न बनाने का परिणाम ये हुआ कि हम अपराधियों को छोड़ते चले जा रहे हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। ब्रिटिश राज में जब कानून बना तब उन्होंने सिर्फ धारा 151 सीआरपीसी के अंतर्गत और धारा 106 से लेकर के 123 के अंतर्गत के जितने का प्राविधान है उसके अंदर ही टेक्निकली सारा उन्होंने राज्य स्थापित कर लिया। और मज़ेदार बात क्या है कि ये सारी पावर आज भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो 117 सीआरपीसी के अंतर्गत आदेश होना चाहिए था वो प्रशासन द्वारा दिया ही नहीं जाता है, चाहे वो गुंडा हो, चाहे बदमाश हो, क्रिमिनल हो, डकैत हो। ये प्राविधान इतने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अल्टीमेटली सब खत्म कर दिया जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पर मन में लोगों को इस बात का भी भय रहता है कि यदि हमने कार्रवाई करी तो हमारा तबादला कर दिया जाएगा। कहने के लिए तो ठीक है कि तबादला कोई पनिशमेंट नहीं है, मगर जो अधिकारी होता है उसको दिक्कत तो होती ही है तबादले से। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि प्राविधान को मजबूत रखा जाए, और जो न्यायिक प्रक्रिया है, ये तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत केसेज होते हैं, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है जिसको हम स्वतंत्र कहते हैं, वहां पर भी कार्रवाई सिर्फ प्राविधानों में कमी होने के कारण नहीं हो पाती है। मैं किसी पर इल्जाम लगाना नहीं चाहता कि इनकी कमी है या उनकी कमी है, क्योंकि एक लंबे अंतराल में मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं कि कभी भी कोई अच्छा ऑफिसर नहीं आएगा। ये संभव नहीं है। मानता हूं कुछ अधिकारियों में धीमे धीमे प्रवृत्ति थोड़ी सी ज़्यादा शासन के नज़दीक होने की आती जा रही है, या अन्य चीज़ों से वो लोग जुड़ते जा रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार भी जुड़ जा रहा है। लेकिन मैं ये कहूँ कि 100% सभी अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं जी, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा ठीक भी नहीं है, ये ज्यादती होगी कहना। तो इसलिए कहीं ना कहीं अधिकारी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, कार्य भी करते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि जो प्राविधान है, अगर हम प्राविधानों को ध्यान से देखें तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि सारा कानून, हमारे देश का जितना भी कानून है, ये एग्रेसर के फेवर में है। विक्टिम रिलेटेड हमारे यहाँ कानून की बहुत कमी है, कि विक्टिम ओरिएंटेड हमारे यहाँ जो लॉ है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारे यहाँ बेसिकली फेवर्ड है फॉर दोज। जैसे आप सिंपल सा किराएदारी का कानून ले लीजिए, 1 साल आप रह लीजिए, आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा मकान मालिक के द्वारा। तो ये सारे कानून जो है हमारे देश में एग्रेसर के खिलाफ होते एग्रेसर के फेवर में है, और इसको कहीं ना कहीं हमें बदलने की जरूरत है। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही हम कार्रवाई कर पाएंगे। इसको ठंडे दिल से सोचने की जरूरत है। एक बैठक लेनी चाहिए, एक कमीशन बनना चाहिए। लॉ कमीशन एग्जिस्ट करता है,
लेकिन इस विषय में कोई कार्य नहीं करता। चलिए, तो तमाम पहलू तो हैं हमें जिस इस पर पे बहुत विचार सोच करने की विचार के जरूरत है, जिस पर प्रॉपर फोकस तरीके करने की से जरूरत है, कानूनी तभी प्राविधानों को जाकर बदलना ऐसी है। जो खबरें हैं वो आना बंद होगी और तभी जाकर ये जो स्थिति है, ये जो तस्वीर है वो बदलेगी। मैं आपके पास लौटूंगी लक्ष्मी नारायण जी। फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ भदोही से विधायक रविंद्र नाथ त्रिपाठी भी मौजूद है। रविंद्र नाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र जी, ये खबर जो इस वक्त हम चला रहे और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि 71 मुकदमे दर्ज है विधायक साहब पर, लेकिन अभी भी कानून के शिकंजे से कोसों दूर। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं और क्या इसकी वजह मानते हैं? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में कानून का राज चल रहा है और जो भी गुंडा माफिया हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो समाज पे, गरीब तबके पे अन्याय अत्याचार करने का काम कर रहे हैं, जो 71 मुकदमे दर्ज हैं उस पे कार्रवाई हमारे जो पुलिस विभाग के लोग हैं वो कर रहे हैं। जहां आज किसी को बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, कानून व्यवस्था सुदृढ़ भी है, पुलिस अपना काम कर रही है। और यही कारण है कि ये भदोही में इनका एक छत्र गुंडा राज, माफिया राज चल रहा था। तमाम अवैध बालू का खनन किया जा रहा है एवं अवैध जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है और इसकी आवाज, इसकी बात को मैंने भी कई बार उठाने का काम किया है। जी चले, तो ये अच्छी बात है जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं और हमें उम्मीद भी है कि सरकार इसको लेकर कहीं गंभीरता से विचार करे। लेकिन रविंद्र जी देखिए, जब हम राजनीति की बात करते हैं और अपराधीकरण की बात करते हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे चेहरे जो हैं वो निकलकर सामने आए और इसी धरती से निकलकर सामने आए हैं। लेकिन आखिर ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनती है? क्योंकि जो बाहुबली यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक बना हुआ है, वो खुद ब खुद तो नहीं बना होगा, सियासी गठजोड़ भी तो देखने को मिलता है। रविंद्र नाथ जी, रविंद्र जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज मैं सुन रहा हूँ जी। उत्तर प्रदेश में इसके गुंडा माफियाओं की सरकार थी और ये सपा के विधायक भी थे और सपा के विधायक के रहते इन्होंने तमाम ढंग से जमीनों पे कब्जा, अवैध खनन, बालू का अवैध खनन करने का काम किया, तमाम लोगों को हड़काने का काम किया, तमाम लोगों को धमकाने का काम किया है। जैसा कि आप लोग वीडियो वायरल में भी आप सभी लोगों ने देखा। जी। तो कानून का राज उत्तर प्रदेश में, कानून का राज है, कानून अपना काम कर रहा है। निश्चित रूप से जो भी गुंडा माफिया हैं वो जेल के शिकंजे में रहेंगे, जेल के अंदर रहेंगे। हमारी योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को छूट नहीं देगी। जो भी गलत करेगा वो जेल की चलिए, ठीक है रविंद्र जी। इस बीच हमारे साथ हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी भी जो हैं वो भी मौजूद है। अरविंद जी, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। अरविंद जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? अरविंद जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए ठीक है, तो शायद यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा, कुछ तकनीकी खामी आ गई है। लेकिन रविंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पूर्व IPS भी मौजूद है, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी, देखिए, इनका तो साफ तौर पर कहना है रविंद्र नाथ जी का कि सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और लगातार जो काम है वो किया जा रहा है, कानून का राज है और ऐसे में जो भी ऐसे लोग होंगे उन पर शिकंजा कसा जाएगा। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे और कितना सहमत हैं? नहीं, ठीक है, कार्रवाई होता रहना चाहिए, लेकिन इस विषय पे भी थोड़ा संज्ञान रखना चाहिए कि इस समय जितने विधायक उत्तर प्रदेश में हैं उसमें कितने विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे ऑलरेडी पंजीकृत हैं और कितने उसमें सजा याफ्ता तो हो नहीं पाए हैं अभी तक। तो अभी सभी के खिलाफ, काफ़ी लोगों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत हैं, उन पर क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसमें क्या स्थितियाँ हैं, ये भी तो विचारण करने योग्य है। सभी पार्टियों में ऐसे विधायकों की स्थितियाँ हैं जिनके पास आपराधिक मुकदमे हैं। जी ठीक है, नूतन जी भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगी नूतन जी को दिखाया जाए। नूतन जी, देखिए, सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि मैं इसी जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया रविंद्र नाथ जी कि कानून अपना काम कर रहा है और ऐसे कोई भी मामले निकल कर सामने आएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, आगे कार्रवाई होगी। क्या आप इसको एक पॉजिटिव रूप में देख पा रही हैं यहाँ से? देखिए,
अगर उसको मैं बिल्कुल पॉजिटिव रूप में देखना चाहिए कि चलिए कम से कम इसी बहाने किसी एक पे कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन सवाल तब उठते हैं कि ये इकलौते ऐसे नहीं विधायक होंगे जिन पे इतने मुकदमे होंगे। तमाम ऐसे और भी विधायक हैं, हर पार्टी में हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, मुकदमे रहे हैं, जो विधायक नहीं भी है, सत्ता के करीब है, उनके खिलाफ भी शिकायतें जाती हैं। लेकिन हर शिकायत में अगर उसी तरीके से त्वरित कार्रवाई हो तो शायद ये प्रश्न नहीं उठेगा। होता क्या है, जो बात कही सरकार के विल पावर की, कितनी बात कही कि हमारी विल पावर है, सरकार की विल पावर है। सरकार की विल पावर जिसके खिलाफ कार्रवाई करने की होती है वहाँ मजबूती से दिखती है, जहाँ नहीं होती है नहीं दिखती। कानून का राज मतलब कानून हर एक के लिए बराबर होना चाहिए। जिसने भी अपराध किया है उसके खिलाफ एक ही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। शिकायत आती है तो अभी भी जैसा मैं तमाम मामलों में देखती हूँ कि सत्ता पक्ष के अगर वो होते हैं उनके खिलाफ अगर शिकायत की जाती है तो कई बार शिकायत करता जो होता है उसी को प्रताड़ित किया जाता है, सुनवाई नहीं होती। कई मामले में सुनवाई होती भी है, वो वजन देख के कार्रवाई होती है कि किसका कितना वजन है, कितना भारी है। जब तक हम अपने इस न्यायिक सिस्टम से इस वजन को तौलने का जब तक पुलिस प्रशासन कम नहीं करेगी इस चीज को, ठीक है, आप इच्छा शक्ति की बात करें कि सरकार की अगर इच्छा शक्ति होगी तब ऐसे जो भी बातें उनके द्वारा कही गई है उस पर अमल किया जाएगा और फिर भविष्य में ऐसी जो तस्वीर है वो निकलकर सामने नहीं आएगी। हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी भी बने हुए हमारे संपादक हैं। अरविंद जी, क्योंकि रविंद्रनाथ त्रिपाठी भी मौजूद है, विधायक है भदोही से, मैं चाहूंगी कि आप उनसे सवाल पूछे। रविंद्र जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी भैया नमस्कार। नमस्कार। रविंद्र जी, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप तो इस समय सरकार में हैं, आप कह भी रहे हैं कि आपकी सरकार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और जो व्यक्ति 71 मुकदमों का दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कैसी सरकार आपकी है और कैसी हनक आपकी है? भैया मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे कि इसके 14 वर्ष पहले हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं, और जैसे ही उत्तर प्रदेश में आदरणीय उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वैसे ही गुंडा माफिया या तो प्रदेश छोड़ करके बाहर चले गए। और अरे त्रिपाठी जी, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए और आपके भदोही में खनन भी हो रहा है, वसूली भी हो रही है, अपराध भी हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, आपका कप्तान भी देख रहा है, आपका डीएम भी देख रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। नहीं भैया, अब कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई शुरू हुई है। अरे 3 साल बाद कार्रवाई अगर कर रहे हैं गुंडा एक लगा की, तो कौन सी बहुत बड़ी कार्रवाई कर दिया त्रिपाठी जी? कोई कार्रवाई नहीं है ये। जिसके ऊपर 71 मुकदमे दर्ज हो उसके ऊपर आप गुंडा एक लगा के कौन सी कार्रवाई कर दी भाई? उसका डर और खौफ देखिए। दूसरा जो व्यापारी है वो तो FIR लिखाने के लिए तो तैयार नहीं है और इसकी भी गारंटी नहीं है कि आपकी पुलिस उसको सुरक्षा देगी कि नहीं देगी। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि व्यापारी FIR लिखाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इतनी दहशत है भदोही जनपद में इस गुंडा माफिया की, इतनी दहशत है कि उसके दहशत से सब लोग डरे हुए हैं। और जैसे ही ये बात संज्ञान में आई वैसे ही हमारा कानून का जो राज है, हमारी जो पुलिस है वो पूरा काम कर रही है। उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दिया, ऑडियो पर ही देखिए हमने कार्रवाई कराने का काम और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कार्रवाई करने का काम किया है। अरे तो रविंद्र जी, गुंडा एक्ट से क्या हो जाएगा? गुंडा एक्ट से क्या बिगड़ जाएगा आप बताइए ना? फिर वो धमका देगा, काम खत्म हो जाएगा, पुलिस वाले उसके साथ मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है इस कार्रवाई से कोई फर्क पड़ेगा? आपके यहाँ अवैध खनन जो हो रहा है वो बंद हो जाएगा, जो अवैध वसूली हो रही है वो बंद हो जाएगी? नहीं, उसके लिए माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी बहुत ही गंभीर हैं। जो अवैध खनन हो रहा है, जो अवैध जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, उसकी भी जो है पूरा उसकी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निश्चित रूप से जो भी गलत काम करेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसे बख्शा नहीं जाएगा। अरे रविंद्र जी, आपके ऊपर तो FIR दर्ज कर दी गई, आप तो पीड़ित हैं। आप खुद सोचिए ना, क्या बच गया है? कुछ बचा नहीं है। कम से कम हिम्मत करिए, बोलिए। सरकार 3 साल हो चुका है। विधायकों की जो स्थिति है वो हमें पता है त्रिपाठी रविंद्र जी, हमें बताइए नहीं, हमें बताइए कि क्या होता है कि आप किस तरह से वहां लड़ाई लड़ेंगे, मुझे ये बताइए।
गुंडा नहीं, एक मैंने करने से कुछ लिखित- होने वाला नहीं है। आपका कप्तान किस तरह से कार्रवाई कर रहा है? गुंडा एक लगा दिया, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही? कब गिरफ्तारी होगी उसकी? नहीं, मैंने लिखित भी दिया है। अभी 3 दिन पहले मैंने जिलाधिकारी को पत्र में लिखित दिया है। तमाम जमीनों पे अवैध कब्जा, अनुसूचित जातियों के जमीनों पे अवैध कब्जा एवं तालाब पे अवैध कब्जा करने का काम इन्होंने किया है, वो मैंने लिखित शिकायत दिया है। और जिलाधिकारी ने निश्चित रूप से क्या किया? इसके पहले भी आपने दिया था रविंदर जी ने। रविंदर जी, इसके पहले भी आपने दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई। तब आपको फिर दोबारा लिख के देना पड़ रहा है, फिर तिबारा लिख के देना पड़ रहा है। क्या यही आपकी सरकार है? नहीं, हमारी सरकार पूरा निश्चित रूप से जो भी काम कर रही है वो सराहनीय काम कर रही है। और निश्चित रूप से जो गुंडा माफिया हैं वो आप देखेंगे बहुत ही जल्द जेल के अंदर होंगे। कब देखेंगे रविंदर जी? आपका डीएम, आपने 3 दिन हो गया एप्लीकेशन दिए हुए, कोई कार्रवाई नहीं। पूछ लीजिए डीएम को अभी लगा के फोन। हम भी सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है। आपको भी पता चल जाएगी आपकी चिट्ठी पे कौन सी कार्रवाई आपके डीएम ने की है। कप्तान ने गुंडा एक लगा के सारा कार्रवाई इसी कर दी है। उससे कुछ भी बनने बिगड़ने वाला नहीं है। जी, मुझे ये बताइए, कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप ऐसे माफिया से? भाई साहब, आप सभी लोगों का, सभी लोग के सहयोग की अपेक्षा है। आप सभी लोग सहयोग करेंगे। अरे सहयोग तो तब आप करेंगे ना जब आपकी सरकार आपका सहयोग करेगी। आपकी सरकार को आपने 3 दिन से एप्लीकेशन दे रखा है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमारा तो काम है कि जो गलत काम करे उसको दिखाओ। सवाल इस बात का है कि आपकी सरकार क्या कर रही है, आपके अफसर क्या कर रहे हैं। आपके अफसर जिले में बैठे हुए हैं, 3-3, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 एप्लीकेशन आपने दे दिया है। आज तक कौन से डीएम ने जमीनों को छुड़ाया, किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई? आप मुझे ये बताइए। नहीं, ये आपका कथन बिल्कुल सही है। हाँ, मैंने कई एप्लीकेशन दिया है, उसमें कार्रवाइयाँ हुई भी हैं। कुछ पे हुई हैं, कुछ पे नहीं हुई हैं। और जो नहीं हुई हैं, मैं गया था, फिर जिलाधिकारी से मिला, सभी पे कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। चलिए रविंदर जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपके एप्लीकेशन पे कम से कम ये जो लोग हैं वो सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधायक और सांसदों की जो हालत है, प्रशासन उनको कैसे ट्रीट कर रहा है वो सबको पता है। वो बताने की जरूरत नहीं है, और किसी से छिपा नहीं है। अपनी ताकत बढ़ाइए, अपने आप को मजबूत करिए, तभी शायद आप लोग बेहतर और जिंदा रह पाएंगे। नहीं तो शासन प्रशासन तो इस बात के लिए लगा हुआ है कि कैसे विधायक जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाए। जो हालात हैं इस समय के। नूतन जी आप हैं क्या? नूतन ठाकुर जी हैं क्या? नहीं अरविंद जी, नूतन जी हमारे साथ इस वक्त नहीं है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस लक्ष्मी नारायण जी भी जरूर मौजूद हैं। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। लक्ष्मी सर, मैं आपकी बातें सुन रहा था। मैं इस बात से पूरी तरीके से कन्विंस हूँ कि जो कानून में खामियां हैं, उस खामियों को तो सभी लोगों के सहयोग से ही दूर किया जा सकता है। सर, आपको क्या लगता है कि कैसे हम इन खामियों को दूर कर सकते हैं? देखिए त्रिपाठी जी, ये क्या नाम है कि आपको लॉ कमीशन बना हुआ है जी, और ये लॉ कमीशन का काम है कि उसको दृढ़ता पूर्वक करे, और जो कमियां दिख रही हैं इसमें सभी जो शेयर होल्डर्स हैं इस पूरी कार्रवाई में, इससे बात मांगी जाए, पूछी जाए कहाँ पे क्या हो सकता है। भैया आप सवाल ले लेते हैं। जी बिल्कुल, तभी इसमें परिवर्तन होगा। इसमें बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। जी बिल्कुल, सीरियसली से लेने की ज़रूरत है, जिसका जिक्र अभी आप भी कर रहे हैं। अरविंद जी हमारे साथ मौजूद है लगातार। अरविंद जी, मेरा एक सवाल आपसे भी है, क्योंकि देखिए इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, तमाम सियासी पार्टियां ज़रूर अपने आप का बचाव करती हैं और कहती है कि हमारी सरकार में हम तो कार्रवाई करते हैं और हम 100% जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार करते हैं। लेकिन आखिरकार होता वही है जो अभी तक चला आया है, क्योंकि अभी तक ये बाहुबल के आधार पर यहाँ तक बना, इसके पीछे कई सारी पार्टियां हैं। लेकिन आखिरकार ये ज़रूरत ही क्यों आ पड़ी है? आखिरकार ऐसा होता ही क्यों है कि अपराध में, राजनीति में ये अपराधीकरण हो जाता है? अरविंद जी। चलिए ठीक है, तो शायद यहाँ पर कुछ तकनीकी खामी आ रही है, इस वजह से जो
संपर्क है वो अभी नहीं हो पा रहा है अरविंद जी के साथ। लेकिन लक्ष्मी नारायण जी, मैं आप ही के साथ अब चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूँगी। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि तमाम जो चीज़ें हैं उसको अब मजबूत करने की ज़रूरत है, देखिए कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल आखिरकार अब यहाँ पर ये उठता है कि क्या इस पूरे प्रकरण की अगर बात करी जाए तो क्या गुंडा एक्ट काफ़ी है? क्या इस एक्ट के बाद या फिर इस पूरे प्रकरण के बाद ऐसे मामले आने बंद हो जाएंगे? क्या नहीं लगता कि एक सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है तमाम स्तर से? देखिए, सख्त का कोई बहुत बड़ा चक्कर नहीं होता है। यदि अपराधी जेल में है तो वो अपने आप कमजोर हो जाएगा मोटे तौर से। तो सजा हो जाए, चाहे गुंडा एक्ट में हो जाए, चाहे 110 में हो जाए, उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि सजा हो जाए, लेकिन सजा ही नहीं होती है। और इसके पीछे क्या कुछ बड़ी वजह? तो सारी समस्या वहां शुरू प्रक्रिया होती में है। खामी ही सख्त एक बड़ी कार्रवाई वजह? कुछ नहीं होती है। लक्ष्मी नारायण जी, देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कमी है कि हमारे यहाँ एविडेंस एक्ट बहुत खराब है। जी, एविडेंस एक्ट बहुत खराब है। उसको ठीक किए जाने की आवश्यकता है। चलो, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श और आने वाले दिनों में ऐसी जो तस्वीर है वो निकल कर सामने ना आए। वक्त की जरा कमी है। लक्ष्मी नारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत के लिए। हमारे साथ नूतन ठाकुर भी जुड़ी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। इसके अलावा रविंद्र नाथ त्रिपाठी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इंडिया न्यूज़ के माध्यम से तमाम बातें रखी। लेकिन देखिए, सवाल ये है कि 71 मुकदमों वाला ये विधायक, लेकिन आखिरकार अब जो कार्रवाई है वो कब होगी, ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।